मीडिया में तब हड़कंप मच जाता है जब एक लड़की कैमरा के सामने आकर कहती है कि चाहे हिंदू मरो या मुस्लिम मरो, जाना उसे यहाँ पर यमलोक ही है, जाना उसे स्वर्गलोक ही है, जाना उसे पितृलोक ही है। ऊपर कोई भी जन्नत और जहन्नुम तो है ही नहीं, ऊपर नरक और स्वर्ग लोग है। जो कुछ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है वो सब कुछ सत्य है। लेकिन जैसे ही लड़की की ये बातें सभी के सामने आती हैं तो जो बहुत बड़े आका हैं, जो हुक्म प्रस्त हैं, वो सभी कैमरे के सामने आते हैं, अपनी अपनी तर्ज निकालते हैं, कहते हैं लड़की को सिखा पढ़ाकर ये सब कुछ कहलवाया जा रहा है। हम बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते। इस लड़की को क्या पता ये सीधा सीधा हमारे धर्म पर कैसे प्रहार कर सकती है। लेकिन वो लड़की करीबन 6 साल की होती है तो यहाँ पर प्रशासन उस लड़की की अच्छी खासी कहते हैं कि सेफ्टी करता है, ध्यान रखता है। लेकिन एक लड़की ने ऐसे बेतुके बयान क्यों दिए? आखिर उसने ऐसा क्या देखा? जब आप इस पूरी कहानी को या पूरी घटना को जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2003 की घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ऐसी घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ जिस घटना को दबा दिया गया, दुनिया के सामने आने से पहले ही रोक दिया गया, जिस घटना पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आपको उस घटना को बताती हूँ। घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। एक गांव पड़ता है। कुछ चीजें सेफ्टी के लिए हमें छुपानी पड़ेंगी क्योंकि लड़की के बयान से यहाँ पर बहुत सारे लोग उखड़ जाते हैं और लड़की की सेफ्टी के लिए कानून ने एक कड़ा फैसला लिया था। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है। 2003 के बाद इस लड़की का जन्म होता है और ये लड़की जब घर में पैदा हो जाती है तो इस लड़की की छाती पर यानी सीने पर निशान थे, मानो इसकी छाती को किसी ने नीचे की तरफ दबा दिया हो। पसलियों का जो आकार ही था वो थोड़ा सा आम तौर पर और बच्चों से ज्यादा नीचे की तरफ था, यानी कुछ ऐसे दबा दिया हो जैसे मिट्टी के कुछ सामान को ऐसे नहीं बना देते हैं, कुछ बनावट ऐसी होती है। इस लड़की का नाम नेहा रखा जाता है। नेहा बहुत प्यारी बच्ची थी। नेहा दिन पर दिन बड़ी होती है। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत गोल मटोल सी थी। धीरे धीरे नेहा बड़ी होने लगती है, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ नेहा मुंबई जैसे शहर को याद करती है। घर वाले हंसने लगते हैं, देखो कभी मुंबई इसे दिखाया नहीं और ये मुंबई को याद कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे नेहा बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ साथ नेहा को कुछ यादें सताती हैं। वो सोती हुई एकदम जग जाती है, जग कर बैठी हो जाती है। माँ से घबराने लगती है। माँ, मैं एक बहुत बड़ी ट्रक है उसके नीचे आ गई हूं मैं। यानी जब वो 3 साल की होती है तो अपने मरने का जिक्र करती है। माँ, मुझे पानी पिलाओ, मेरा दम घुट गया ट्रक के नीचे। माँ कहती है कि बेटा तू बिस्तर पर है, ऐसी बातें क्यों करती है? माँ ये सोचती है कि बुरा सपना है। माँ उसकी हवा करती है। एक बहुत ही सिंपल सादा घर था, कोई ज्यादा अमीरी उनके भीतर नहीं होती है, बहुत गरीब लोग होते हैं। अब यहाँ पर नेहा धीरे धीरे बड़ी होती है तो लोगों से कहती है कि आप लोग मुझे नेहा मत कहा कीजिए, मेरा नाम रीना शेख है और आप मुझे रीना शेख ही कहकर बुलाया कीजिए। तभी दादी कहती है कि हब ऐसी बातें नहीं किया करते, तुम शेख वेख कुछ नहीं हो, तुम्हारा नाम नेहा है और तुम नेहा ही रहोगी। तो यहाँ पर नेहा रोने लगती है, कहती है कि दादी मुझे नेहा शेख बुलाओ, मैं नेहा शेख हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। दोस्तों, ऐसा ही केस आपको एक और देखने को मिलेगा, शायद जो राजस्थान में है वो भी एक ऐसा ही केस है जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू परिवार में जन्म लिया है। उसी तरह का ये केस है। अब यहाँ पर जो ये नेहा होती है ये अपने आप को जबरदस्ती रीना कहलवाने की कोशिश करती है। घर वाले कहते हैं कि हम रीना कह देंगे लेकिन शेख तुम्हें नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर नेहा और भी बड़ी होती है। बच्ची की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्ची अक्सर बैठकर मुंबई को याद किया करती थी। किसी को नहीं पता था कि इस मुंबई के पीछे इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी राज की बातें हैं। अब ये लड़की किताबों में रुचि दिखाने लगती है। किताबें इसको बहुत अच्छी लगने लगती हैं। 4थी साल में ही ये किताबों को तवज्जो देने लगती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगने लगता है। अब ये कहती है कि मैं तो कॉलेज भी गई हूँ, मैं कॉलेज में बैठकर मैंने पढ़ाई भी की है। अब घर वाले हंसने लगते हैं, कहाँ तो उसे अभी स्कूल भी नहीं ले जाया गया,
वो कॉलेज की बातें कर रही है। दोस्तों जब ये बातें होती हैं तो यहाँ पर नेहा के माँ बाप थोड़े से विचलित और परेशान हो जाते हैं। दादी भी हैरान हो जाती है। जब ये लड़की 5वीं साल में चलती है तो ये घर वालों से कहती है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मुंबई के यहाँ पर मैं वसाई कॉलेज में पढ़ती थी और वहां की बेंच पर मैंने अपना नाम लिख रखा है। तुम्हें जो मेरा नाम पसंद नहीं है ना, मेरा नाम रीना शेख ही है, तुम आज भी उस बेंच को देख सकते हो, उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है। घर वाले बड़े दुखी हो जाते हैं। लड़की ने बिल्कुल परेशान कर दिया था। अब लड़की रात को सोए ना, दिन को चैन से रहने देना, कभी पढ़ाई का बात करती है, कभी कहती है कि मेरा घर फ्लैट है, फ्लैट की 3रे फ्लोर पर मैं रहती हूँ, उसके अंदर मेरे पापा रहते हैं, अब्बा मेरी अम्मी रहती हैं, मेरे अब्बू का नाम यहाँ पर अख्तर है, माँ का नाम नशीमा है, नसीमा मेरी अम्मी हैं और अब्बू अख्तर हैं। तो ये इस तरह की बातें करती हैं तो घर वालों को अब संदेह होने लगता है। दादी इन बातों को सुनकर परेशान और बोर हो चुकी थी, बचपन से ही यही सब कुछ सुनती आ रही थी। अब दादी कहती है, जो नेहा की दादी है, कि बेटा एक काम करो, नेहा का इलाज कराओ। नेहा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा तो दूर दूर तक किसी मुस्लिम परिवार से संबंध ही नहीं है, कभी इसको उन चीजों को नहीं दिखाया, ये उन चीजों की बात कैसे कर सकती है। नेहा को कई बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जब नेहा की एक आम सी जांच पड़ताल करते हैं तो कहते हैं कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, किस बात का मैं आपकी बेटी का इलाज करूं, जब उसकी तबीयत ही खराब नहीं है तो उसे क्या दवाई दूं मैं। यहाँ से भी ये परिवार थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाता है। 6ठी साल में नेहा चल जाती है और नेहा अब घर वालों को रहने नहीं देती है। कहती है कि मुझे तो मुंबई जाना है, मुंबई में मैं जाऊंगी। 2003 में मेरी मुंबई में मृत्यु हुई है, वहीं पर मेरा घर है। यहाँ पर बोरीवाली ईस्ट में यानी मुंबई में बोरीवाली ईस्ट में मेरे फ्लैट हैं, वहां पर मैं रहती हूँ और मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी अम्मी यानी अम्मी नसीमा से मिलना चाहती हूँ, अब्बा अख्तर से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी बहुत लाडली बेटी थी। मैंने कॉलेज किया है, 2003 में मैं कॉलेज में पढ़ती थी। दोस्तों इन बातों से सुनकर आज पिता परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के साथ साथ पिता अपनी 6 साल की बेटी जिसका नाम नेहा होता है उसे झंझोर देते हैं। चाहती क्या है, क्या चाहती है? लड़की आज पिता से डर नहीं रही है। नेहा कहती है कि मैं रीना शेख की जिंदगी में वापस लौटना चाहती हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप लोग तो कुछ भी नहीं खाते हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, वहां हम फ्लैट में रहते हैं, मैं अपने अब्बा के पास जरूर जाकर रहूंगे। दोस्तों यहाँ पर इस पिता को रहम आता है और ये कहता है कि कहाँ पर हैं तुम्हारे अब्बा, चलो मुझे सही सही बताओ। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो बताना शुरू करती है। कहती है, अपने पिता को भी अब्बू ही कहती है। कहती है कि अब्बू मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, बोरीवाली ईस्ट में यानी बोरीवाला ईस्ट जो होता है उसमें जो फ्लैट बने हुए हैं उसमें मेरा घर है। मेरा जो कॉलेज है वो वसाई कॉलेज है। 2003 में मैं कॉलेज जाया करती थी। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी अम्मी भी मुझे बहुत संभाल कर रखती है। अब्बू मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मैं अपनी ग्रिल पर छत यानी जो जिस फ्लैट में हम रहते हैं सामने जो ग्रिल थी उस पर भी खड़े होने की मुझे इजाजत नहीं थी। मेरे अब्बू मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इतने संभाल कर रखते हैं। उसके बाद अब्बू मैं एक दिन कॉलेज जा रही थी और मेरे जो साथ के दोस्त हैं, हालांकि अब तो वो कॉलेज से निकल चुके होंगे, लेकिन वो लकड़ी की बेंच थी, उस पर मैंने अपना नाम यहाँ पर रीना शेख लिख रखा था। शायद आज भी मेरा नाम लिखा हुआ होगा। मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं फ्री टाइम में जहाँ पर यानी बुक पढ़ा करती थी, तो मेरी बुक में एक मोर का पंख होता है और घर पर भी लाइब्रेरी में मैं जब पढ़ा करती थी तो वहां पर भी एक बुक में मोर का पंख है और मेरे घर पर जो रखी हुई किताबें हैं उनमें भी मेरे अब्बू ने मोर पंख रखा हुआ है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मेरे अब्बू और अम्मी मुझ पर बहुत प्यार और जान छिड़कते थे, लेकिन वो मनहूस दिन अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। पिता कहता है कि कौन सा मनहूस दिन? ये बताती है कि अब्बू 2003 में मैं कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से जैसे ही बाहर निकलती हूँ वैसे ही ट्रक मेरे ऊपर से उतर जाता है। अब्बू ऐन मौके पर जब वो ट्रक मेरे ऊपर आ रहा था तो मेरे पैर क्या अब्बू मेरी जान निकल जाती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाती है।
अब्बू आप कैसे भी करके मुझे मेरे घर ले चलिए। और मैं अपनी अम्मी को बताना चाहती हूँ कि अम्मी आपको यानी भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबको नरक और स्वर्ग में ही जाना पड़ता है, यमराज के पास जाना पड़ता है, कर्म बीच के हो तो मनुष्य योनि मिलती है। मैं अपनी अम्मी को भी बताना चाहती हूँ ताकि वो भी इन सारी चीजों को फायदे उठा सके। दोस्तों, ये लड़की क्या कहना चाहती थी? पिता की ये बातें समझ में नहीं आती हैं। पिता कहता है कि ठीक है बेटा, क्योंकि इस लड़की ने खाना पीना कम कर दिया था। पिता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अब कल ही मुंबई लेकर जाऊंगा, जहां तुम बोरीवाला की बात कर रही हो, बोरीवाली की, वहीं पर बोरीवाला जिसे कहते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हें अपना घर खुद को पहचानना होगा। दोस्तों, 6 साल की नेहा उर्फ यहाँ पर रीना शेख आज बड़ी खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उछल कर कूद कर कहती है अपनी दादी से, देखो बुढ़िया, मैं तो अब जाऊंगी, अपनी अम्मी से मिलूंगी, अब्बू से मिलूंगी, तो मुझे बहुत परेशान करती है ना, बहुत दुखी करती है ना। दादी कहती है कि चिंता मत कर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोस्तों, यहाँ पर इसकी माँ और इसके पिता और इसकी दादी इसको लेकर सुबह जल्दी वाली बस में बैठकर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचते हैं। कभी भी ये लड़की आज से पहले, जब से इसका जन्म हुआ है, ये इस इलाके में नहीं आई है। दोस्तों, जैसे ही ये वहां उतरती है, उतरने के बाद यहाँ पर ये अपना रास्ता खुद तय करने लगती है। कहती है कि अब्बू, हमको बोरीवाली में जाना है, आप इधर चलिए, यहाँ से हमारा जो फ्लैट है वहां से लाल मंदिर दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहले उस लाल मंदिर पर ही पहुंचती है जहां से इसका फ्लैट दिखाई देता है। एक सकरी सी गली में प्रवेश करती है और वहां से एक चौड़ा सा रास्ता आता है। रास्ता आते ही एक खंडर पड़ी हुई इमारत इसके सामने होती है। यहाँ पर पिता कहता है कि तू तो कहती थी कि मैं फ्लैट में रहती हूँ। तो वो कहती है कि क्या आपको ये फ्लैट नजर नहीं आ रहा? 4 मंजिला है, 3री मंजिल पर हम रहते हैं, और देखो मेरी ही अम्मी आएगी इस दरवाजे को खोलने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की छोटे छोटे हाथों से 6 साल की उम्र में दरवाजा खटखटाने लगती है। पुराने जमाने की इमारत थी, मतलब कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर एक महिला आती है। महिला में आपको, आप यकीन नहीं करोगे, महिला आती है, वो नसीमा होती है, यानी इसके पिछले जन्म की अम्मी। वो आती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही जो नेहा होती है वो अपनी अम्मी को लिपट जाती है। मेरी नसीमा अम्मी, कैसी हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे पास दोबारा लौट कर आ गई हूँ। यहाँ पर नसीमा नेहा को अपने आप से दूर करती है, कहती है कि बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो यहाँ पर नेहा रोने लगती है, कहती है कि अम्मी, तुम अपनी रीना शेख को कैसे भूल सकती हो? मैं तुम्हारी बेटी रीना हूँ। तो यहाँ पर जो नसीना होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही है, तुम कैसे मेरी बेटी हो सकती हो? ये कहती है कि अम्मी, अब्बू कहाँ है? अख्तर अब्बू मेरे अब्बू का नाम है। मैं यहाँ पर बसाई कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ पर इस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये महिला यहीं पर इसका टेस्ट लेना चाहती है। गुस्सा आता है, कैसे है तू मेरी बेटी? ये कहती है कि मैंने वहां पर दूसरा जन्म लिया है और मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तभी यहाँ पर जो शेख होती है, रीना शेख उर्फ नेहा, वो कहती है कि अम्मी, आपको यकीन नहीं है ना? तो ये जाकर 3री मंजिल पर खड़ी हो जाती है। जाते ही यहाँ पर अख्तर जो बैठे हुए थे, गमसे में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर रीना शेख की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो जाकर कहती है अख्तर से, अब्बू कैसे हो? आपकी बेटी यहाँ पर रीना शेख वापस आ चुकी है। ये बात अख्तर की भी समझ में नहीं आती है। अब यहाँ पर ये घर यकीन करने को नहीं। दूसरी तरफ जो हिंदू परिवार था वो भी घर में प्रवेश कर चुका था। दोस्तों, ये दोनों ही यहाँ पर रह रहे थे। बाकी जो रीना के बहन भाई थे सब अपने हिल्लों से जाकर, मतलब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जब सब घर को छोड़कर चले जाते हैं तो घर की हालत बहुत बेकार हो जाती है, खंडर हालत में घर हो जाता है। ग्रिल भी टूट जाती है जिस पर खड़ा होने के लिए अब्बू मना किया करते थे। आज से पहले इस घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, 6 साल ये लगाइए। अब यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। अब ये लड़की कहती है कि अब्बू, आप भी नहीं पहचान रहे हो? मैं दूसरा जन्म लेकर आप लोगों के पास आई हूं और आप लोग मुझे पहचान ही नहीं रहे हो? क्या बीतेगी मुझ पर? मैं अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ये अब्बू कहता है अख्तर की, बताओ तुम्हारे पास क्या निशानी है? तो ये अपना सीना दिखाने लगती है। देखो अब्बू,
ट्रक से मेरी मृत्यु हुई थी ना, देखो मेरा सीना आज भी जख्मी है। इसके बाद ये एक बुकों का ढेर पड़ा हुआ था जिसे कभी रीना शेख पढ़ा करती थी। उसमें से एक बुक उठाकर लाती है और उस मोर पंख को दिखाती है कि अब्बू यही है मेरा मोर पंख, मैं हूं आपकी रीना शेख। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो यकीन कर लेते हैं, बहुत सारी बातें बताती है। हम शुक्रवार को ये करते थे, जुम्मे की नमाज हुआ करती थी, ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, बहुत सारी चीजें बताती है। लेकिन अब रोते हुए कहती है कि अब्बू आपने एक चीज बहुत गलत की। अब्बू कहता है कि क्या बात? अब्बू आपने मेरे लिए एक शोक सभा केवल 3 दिन की रखी जबकि 12-13 दिन होती है। तो अब्बू कहते हैं कि बेटा ये तो तुम गलत कह रही हो, हमारे इसमें तो 3 दिन की ही होती है। वो कहती है कि अब्बू इस वजह से मैं भूखी रहती हूँ, आपको पता है मुझे कितना भूखा रहना पड़ा। यहाँ पर ये बात अब भी दबी सी रह जाती है। अब यहाँ पर ये कहती है कि अब्बू मैं पूरे सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर बसाई कॉलेज में भी जाना है। यहाँ पर रीना शेख उर्फ नेहा पूरे परिवार को कॉलेज में लेकर जाती है। सबूत इकट्ठा हो रहे थे, तभी यहाँ पर जाती है तो कॉलेज की व्यवस्था कुछ बदली बदली सी नजर आती है। लेकिन ये अपनी उस क्लास को ढूंढती है और वहां पर उस बेंच को ढूंढने की कोशिश करती है। दोस्तों वो बेंच इसे इस क्लास में नहीं मिलती है क्योंकि चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पर सब लोग बदल चुके थे क्योंकि 8-9 साल उन बातों को बीत चुके थे। तभी वो हर एक कमरे में जाकर हर एक बेंच पर बड़ी बारीकी से देखती है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी यानी कई क्लासों को छानबीन करने के बाद इसको एक बेंच मिलती है जिस पर रीना शेख लिखा हुआ था। तभी ये कहती है कि देखो ये है मेरी वो बेंच जिस पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ था। दोस्तों इससे देखकर पूरा कॉलेज हैरान हो जाता है, सोचता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। वहां के सभी लोगों से बात कर जब इस बारे में बात की जाती है तो वहां पर एक प्रोफेसर थे जो रिटायर हो चुके थे लेकिन रीना के टाइम पर वो लेक्चर दिया करते थे। वो कहते हैं कि अगर तुम रीना शेख हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम कौन सी क्लास में बैठा करती थी। वो कहती है कि प्रोफेसर आपने तो बहुत हल्का सवाल पूछा है, मैं इस क्लास में बैठा करती थी, आपसे तो मैं बहुत गप्पे लड़ाया करती थी। इसके बाद ये कहती है कि प्रोफेसर मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी, आज भी उस बुक में मेरा जो मोर का पंख है वो रखा हुआ होगा, मुझे विश्वास है। सभी लोगों को अपने साथ ये उस लाइब्रेरी में लेकर जाती है। दोस्तों ये ऐसी किताबों में रुचि रखा करती थी जिन किताबों पर रखे रखे धूल जम जाया करती थी, लोग उन किताबों को पढ़ा नहीं करते थे। अब वो उसी यानी किताब को ढूंढती है। हालांकि उस किताब को ढूंढने में काफी समय लगता है क्योंकि पुरानी चीजें, और एक बात देखो आप, सबूत पर सबूत मिलते जा रहे थे। तभी वो इस किताब को निकालती है तो उसमें मोर पंख तो नहीं निकलता है, लेकिन उसकी छोटी सी, मतलब किसी ने देखी होगी या कुछ किया होगा, लेकिन हल्के से सबूत उसके मिलते हैं, यानी मोर पंख के कुछ टुकड़े उसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी सत्य सिद्ध हो जाती है। दोस्तों इतने सारे सबूत देकर अब यहाँ पर नेहा कहती है क्या मैं अब आपको और सबूत दूं या यही सबूत बाकी हैं? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर नेहा को घेर कर खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर, क्योंकि वहां पर हिंदू भी पढ़ते थे, मुस्लिम भी पढ़ते थे। देखो ये मेरा कहना नहीं है, ये नेहा का कहना है। यहाँ पर नेहा से पूछा जाता है कि नेहा तुमने 2 धर्मों की जिंदगी जी है, हमें पता है तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, लेकिन हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि बेटी मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। नेहा कहती है यहाँ पर अपने प्रोफेसर से, जो कि हिंदू थे, वो कहती है कि मैं आपको क्या बताऊंगी तो लोग मेरे ऊपर उंगली खड़ा करेंगे क्योंकि 2 धर्मों की बात यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, मरने के बाद कोई भी जन्नत और जहन्नुम में नहीं जाता है। मरने के बाद सभी को यमदूत लेने के लिए आते हैं, मुझे भी लेने के लिए आए थे। जब मेरा एक्सीडेंट होता है मैं अपने शरीर को ट्रक के नीचे देखती हूँ, लोग मेरे शरीर को देख रहे थे और कह रहे थे कि कितनी जवान लड़की है, अरे इसके साथ क्या हो गया। मेरे अम्मी और अब्बू मेरे लिए रो रहे थे, मेरे बहन भाई रो रहे थे, लेकिन मैं एक पल के लिए ऊपर जाती हूँ। ऊपर से मुझे फिर मेरे परिवार के पास ये कहकर भेज दिया जाता है कि तुम 13 दिन अपने परिवार के साथ रहो। अब मुझे सर भूख लग रही थी, भूख के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई 1 किलो का भी दे दे तो मेरा पेट भर जाए, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं होता है।
वो लड़की 6 साल की उम्र में बताती है कि मुस्लिम केवल 3 दिन ही शोक सभा रखते हैं। 3 दिन तक उनकी शोक सभा होती है, या उनकी शोक सभा 7 दिन तक होती है, या उनकी एक सबसे बड़ी शोक यानी जो अन्न ये मतलब भोजन दान करते हैं वो 40वें दिन भी किया जाता है। एक विधवा महिला के लिए 40 दिन तक या 2 या 3 महीने तक कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है इनका। इस तरह से वहां पर शोक सभा रखी जाती है, लेकिन 3 दिन तक भी मेरे लिए कोई खाना पीना नहीं होता। मैं बिल्कुल भूख से तड़पती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ, और मुझे तीसरे दिन यहाँ पर कोई लेने के लिए नहीं आता। 3 दिन के बाद भी मेरे माँ बाप मायूस और उदास रहते हैं, और 3 दिन के बाद भी मैं अपने माँ बाप के पास ही रहती हूँ, एक आत्मा बनकर। मेरा शरीर को जब मिट्टी दी जाती है तो मैं वहीं पर बैठकर रोती रहती हूँ। मेरे शरीर के साथ ये क्या किया है। मुझे लग रहा था कि इस मिट्टी को खोद दूं अपने हाथों से, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, इसमें भी मैं कामयाब नहीं हो पाती हूँ। इसके बाद सर मुझे 13वें दिन यानी 12वें दिन मुझे 2 लोग वही लेने के लिए आते हैं जो तब लेने के लिए आए थे तब मैं ट्रक के नीचे आई थी। उसके बाद वो 2 लोग मुझे ऊपर ले जाते हैं। मेरे कर्मों का टीवी मुझे दिखाया जाता है, यानी कर्मों की सारी बात बताई जाती है कि तुमने इतना अच्छा किया है, इतना गलत किया है। मैं उस जन्म में कुछ ऐसी मांसाहारी चीजों को बहुत कम हाथ लगाया करती थी, यानी कोई थोड़ा बहुत ही किया था तो मैं साथ में पुण्य भी किया करती थी। तो यहाँ पर माँ बाप भाग कर बोलते हैं कि हाँ, हमारी रीना शेख मांसाहार को कम हाथ लगाया करती थी। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ना कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो तरी खाई है, हाँ बाकी सामान तो और लोग खाते हैं, लेकिन उसमें भी आपके ऊपर पाप पड़ता है। तो रीना ने कुछ ऐसे पुण्य किए हुए थे कि वो गरीब लोगों की मदद बहुत किया करती थी, भूखे बच्चों को खाना खिलाया करती थी। इस तरह की चीजों से बहुत पसंद थी बचपन से ही। इन चीजों की वजह से वहां पर उसका कहते हैं कि पाप और पुण्य एक समान मिलता है। यहाँ पर रीना शेख कहती है उर्फ नेहा कि सर उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि तुम दोबारा से, ये तुम्हारा परिवार है, ऊपर से ही मुझे बताया जाता है ये जो परिवार है, और मुझे इसमें जन्म दे दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आकर मुझे मेरे अम्मी और अब्बू से मिलना था, जो मैं अपने वादे में पक्की रही, क्योंकि जब मेरा आखिरी हादसा मेरे साथ होता है तो मेरी आंखों के सामने मेरे अम्मी और अब्बू ही होते हैं। मैं उनके ही लिए वापस आई थी। अब मैं समझ चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये हिंदू बनकर कहती हैं कि सब कुछ गलत है, किसी जीव को दुखी या परेशान करना भारी कष्ट आपको दे सकता है, क्योंकि मेरे साथ व्यवहार भी सही नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया था, लेकिन मुझे एक और मौका दिया गया है। अब मैं इन दोनों माँ बाप की अच्छे से देखभाल करूंगी। सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगते हैं। भाई अभी तुम ही छोटी हो तो इन बच्चों का, अपने माँ बाप का कैसे ख्याल रखेगी। ये कहती है कि क्या मैं बड़ी नहीं होंगी, मैं अपने अम्मी और अब्बू को नहीं छोड़ सकती। दोस्तों ये खबर मीडिया में फैलती है। मीडिया में फैलने के साथ ही जब ये बात सामने आती है कि ऊपर जन्नत और जोजत यानी जो चीजें हैं वो चीजें नहीं हैं, तो यहाँ पर कई मौलवी और धर्मगुरु आते और कहते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो। अब 5 साल की 6 साल की बच्ची इतने लोगों को कैसे बताए। वो कहती है कि मैंने जो कुछ महसूस किया है वो लोगों के सामने रखा है, बाकी ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या बुरा लगा है, क्या अच्छा लगा है। दोस्तों ये थी वो घटना जहां पर एक मुस्लिम लड़की का हिंदू परिवार में जन्म हुआ, और ये कहानी और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको जल्दी जल्दी सुनाया क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है। 2003 की ये घटना होती है। इसके बाद इस घटना को दबाया जाता है क्योंकि लड़की के ऊपर बहुत भारी बात बन जाती है। पुलिस प्रशासन इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता था, क्योंकि बच्ची को बहुत सारा खतरा हो सकता था, क्योंकि बच्ची से कई सवाल जवाब ऐसे किए जा रहे थे जिनकी बच्ची से मतलब ऐसे करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यहीं पर बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई गई हैं, लेकिन ये घटना आपके सामने क्यों रखी है भाई, मैं भी हैरान हूं सुनकर कि कहीं जन्नत और ये सारी चीजें नहीं है। बाकी तो अब वही लोग जाने, हमें तो अपने नर्क और स्वर्ग और यहाँ पर कहते हैं ना कि जो हमारे पितृलोक हैं सभी लोगों पर, गौ लोक हैं सभी पर यकीन है। बाकी उन लोगों की मर्जी, वो क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। और ये लड़की साफ साफ कहती है कि 3 दिन का जो आप लोग प्रोग्राम रखते हो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आत्मा तड़पती रहती है भूख के लिए, प्यास के लिए। इसने देखा था आत्मा बनने के बाद कि इसके ही यानी एक और आत्मा इसने देखी थी जो एक हिंदू परिवार की है, वो बहुत अच्छे से खाना पीना यानी उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, जो उसके नाम का खाना दान किया जा रहा था। लेकिन मुस्लिम परिवार में केवल पड़ोसी उस परिवार की भूख को भरते हैं और
और 3 दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद खाना दान करते हैं 40वें दिन या कुछ और दिन बाद। ये पूरा मैंने जाना तो मैंने यही जाना कि भैया जो कुछ है परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं वो, और जानते हुए वो सब कुछ सही कर रहे हैं। उनके हाथ में सबकी बागडोर है। वो जब चाहे किसी को बदल सकते हैं, जब चाहे किसी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। एक और स्टोरी हमारे चैनल पर थी जहां पर एक बेटी अपनी मुस्लिम माँ से कहती है कि माँ मुझे मुक्ति चाहिए, आप मेरा जाकर पिंडदान करें। और वो महिला खास विदेश से आती हैं पिंडदान करने के लिए। तो ये बातें झूठे नहीं होती, सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची रिच स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।